अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेशनल एमडी कैट सिलेबस और हम किस तरह से इसको तैयार करें। आज की वीडियो स्पेशली बायो की रिलेटेड होगी और अगली जो हमारी वीडियोस होंगे उनमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि बायो एक मेजर पोर्शन है और अगर आप बायो गलत कर दें तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बायो का आपको पता है कि 40% आलमोस्ट पेपर बायो से होता है और लास्ट टाइम नम्स में भी बायो का पेपर मुश्किल आ गया था और इस बार आप सबको पता है कि नम्स ने ही ये जो नेशनल एमडी कैट है वो कंडक्ट करना है और वही अपना पेपर बनाएंगे। तो इसके हवाले से पीएमसी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं दिया था, अलबत्ता उन्होंने कहा था कि कमेटी बनेगी जो एक कॉमन सिलेबस डिसाइड करेगी। तो इस कॉमन सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि जो यूएचएस ने अपना सिलेबस दिया था या जो ईटा ने अपना सिलेबस दिया था या सिंध एमडी कैट ने, तो वहाँ उन सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो सिलेबस नहीं होगा। अलबत्ता सिलेबस हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो बुक्स हैं, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक है, सिंध की है और केपीके की है, तो वहाँ पे जो कॉमन टॉपिक्स जो हर बुक्स में मौजूद हैं उन कॉमन टॉपिक्स से ही पेपर आएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बायो के कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा कि आपने बायो कैसे तैयार करनी है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो देखने का ज़रूर फ़ायदा होगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आप फेडरल की बुक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो सेल में यह है कि हमारे पास जितनी ऑर्गेनाइज हैं उनको आपने सही से पढ़ना है। और अगर आपने पहले पीटीबी से किया हुआ है, अगर आपका पंजाब से ताल्लुक़ है तो आपने वही पीटीबी की बुक दोबारा उठानी है और सेल में जितने भी ऑर्गेनाइज हैं और उनका जो फंक्शन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो आपने कर लेना है। इसमें कुछ ऑर्गेनाइज जो अनइम्पॉर्टेंट जिसमें जो ऑर्गेनाइज प्लांट से रिलेटेड है वो वाली ऑर्गेनाइज आपने नहीं करनी, बाकी तमाम की तमाम ऑर्गेनाइज आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन सी शुगर्स हैं और कौन कौन सी शुगर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कीटो एल्डो शुगर्स, ये सारी की सारी आपने देखनी है। उसके बाद मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनका एक आपने कॉन्सेप्ट बना लेना है। इसके बाद अगर हम प्रोटीन्स में देखें तो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ये ट्राइग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान, तो ये आपने करना है। इसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं वो सारी आपने कर लेनी है। इसके लिए आप फेडरल की बुक भी देख सकते हैं और आपने अगर पहले पंजाब बोर्ड से पढ़ा है तो आपने वही पंजाब बोर्ड वाली बुक से याद करना है। बाकी जो फेडरल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं वो आप रीड करके उस पंजाब बोर्ड के ऊपर ऐड कर सकते हैं, उसी बुक के ऊपर लिख लें, वो चीज़ें आप ऐड कर लें। इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे पास, उनका जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है उसका आपने मेन जो कॉन्सेप्ट है और वाटसन क्रिक मॉडल जो है और हमारे पास जो डीएनए के डिफरेंट हेलिक्स में डिस्टेंसेस हैं ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद आरएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए और डीएनए में डिफरेंस और आरएनए की टाइप्स, ये आपने वहीं पीटीबी बुक से याद कर लेना है। इसके बाद अगर हम एंजाइम वाले चैप्टर में आए तो यहाँ पे एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनमें जो हमारे पास उनकी पीएच की वैल्यूज़ हैं वो भी आप पीटीबी बुक से याद कर लें, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास एंजाइम की वर्किंग और एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स हैं। और एंजाइम इनहिबिशन जो है उसमें कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, ये भी आपने देख लेना है। और इसके लिए आप फेडरल की बुक कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी हैं वो आप पीटीबी पे ऐड कर लें। अगर हम वायरसेस पे आएँ तो उसमें स्टार्ट में जो पहले क्लासिफिकेशन दी हुई है किंगडम्स की वो करने की ज़रूरत नहीं है। वायरसेस में आपने डायरेक्ट बैक्टीरियोफेज पे आना है, इसका साइकिल आप अच्छे से कर लें। और इसके अलावा जो हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं, ये कॉमन एक चीज़ है जो हर प्रोविंस में के टेस्ट में पूछी जा सकती है। तो आपने वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं वो किससे कॉज होती हैं, उनके वायरस के नेम और उनके जो सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है वो ऐसे माड़े माड़े आपने देख लेने। अगर इसके बाद हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने सिर्फ रीड कर लेना है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, उसको भी सिर्फ रीड दे दें। और
किंगडम प्रोटिस्टा में आपने ये है कि कुछ जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कर लेनी है। और किंगडम फंजाई अगर हम देखें तो फंजाई में हमारे पास जो टाइप्स हैं फंजाई की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या आप एक टेबल बना लें, उसके ऊपर ये सारी मतलब जो टाइप्स हैं और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपने लिख लेनी है। और उसके बाद एंड पे ना उस टेबल को याद करना आपके लिए बहुत इजी होगा। या कोई शॉर्टकट फार्मूला बना लें। वैसे फंजाई वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से बहुत कम एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। अलबत्ता इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपने हासिल कर लेना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट फाइलम्स हैं इनके उनकी दो दो तीन तीन चीज़ें बस आपके जहन में होनी चाहिए। अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो उसमें जो पहला फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अलबत्ता हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे एटीपी इनके रिएक्शंस और एटीपी कितनी बनती है कितनी यूज़ होनी है ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन में हमारे पास जो पाथवे है एयर पैसेज वे का वो आपने अपने माइंड में रखना है और उसको सही से करना है। और जो ये हमारे पास फिजियोलॉजी की अब आ गई है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आपने फेडरल की बुक जो है वो पढ़नी है। उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रीड करना है, उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने अपनी पीटीबी में लिखनी है ज़रूर। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर आ जाता है। उसका जो स्टार्ट वाला पोर्शन है प्लांट्स में कैसे होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी डॉक्टरी बनने आ गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास जो ब्लड हार्ट सर्कुलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो इसमें आपने हार्ट का स्ट्रक्चर और ये कैसे वर्क करता है ये, और इसके अलावा हमारे पास आर्टरीज़ वेन्स और कैपिलरीज़ के दरमियान डिफरेंस, और रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, हमारे पास प्लेटलेट्स इनके दरमियान डिफरेंस, इनके फंक्शन ये आपने कर लेना है। आप अगर आपने पहले पीटीबी से किया हुआ है तो पीटीबी से ही करें। इसके बाद डाइजेशन में ये है कि हमारे पास डिफरेंट लेवल पे डाइजेशन कैसे होती है और हमारे पास इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है वो आपने कर लेना है पीटीबी से अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा जो डाइजेशन में डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं और जो ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं जिसमें हमारे पास सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी पैरोटिड ग्लैंड्स, तो ये सारे ग्लैंड्स इनकी सिक्रीशंस सीरस म्यूकस सिक्रीशंस, और इसके अलावा ड्यूडिनम में कौन कौन से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये एक कॉमन सिलेबस है और ये एक मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास डाइजेशन का, तो ये आपने मस्ट करने हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो यहाँ पे आपने जो किडनी का स्ट्रक्चर है और इसके अलावा फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसमें हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कॉर्टिकल मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का डिफरेंस, और इसके अलावा हमारे पास किस किस नेफ्रॉन की किस किस स्टेज पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है और कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से हार्मोन सक्रीट हो रहे हैं, ये जो है एक बेसिक फिजियोलॉजी है और ये एक कॉमन चीज़ है और इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास स्केलेटन सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोन्स की काउंटिंग, तो हमारे पास वर्टिब्रीज कितने होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने देख लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मसल फिजियोलॉजी जो है, मसल हमारे पास कैसे वर्क करते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स वो कैसे स्लाइड करते हैं और क्यों स्लाइड करते हैं, कैल्शियम कहाँ से आता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिजियोलॉजी की ये भी कॉमन एक चीज़ है, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपने करना है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास जो जो चीज़ें आती हैं जिसमें सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, ये सारी जो चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा पंजाब की जो पीटीबी है वहाँ पे हमारे पास लोब्स नहीं दिए हुए हैं जिनमें फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो पीटीबी में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फेडरल में ये लिखे हुए हैं। आपने इन लोब्स के जो फंक्शंस हैं वो भी आपने फेडरल की बुक से देख के कर लेने हैं। इसके अलावा ये जो ब्रेन है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उनका फंक्शन ये आपने कर लेना है अच्छे से।
अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने भी हमारे पास हार्मोन हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के, और इसके अलावा हमारे पास जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, एड्रीनल ग्लैंड के और गोनैड्स के, ये सारे के सारे आपने हार्मोन्स करने हैं इसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आएगा। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टार्ट वाला पोर्शन जो है आपने छोड़ देना है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके तमाम के स्ट्रक्चर्स और उनकी वर्किंग, और इसके अलावा जो डिजीज़ हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, वो सारी की सारी आपने करनी है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी में आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं, कहाँ कहाँ पे कांस्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे वेरिएबल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, पैसिव, एक्टिव, और इनकी जो एग्जांपल्स हैं, ये कॉमन चीज़ है, ये आपने करनी है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को हम डबल स्ट्रैंड से स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा, उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होगी। अगर हम जेनेटिक्स में आ जाएं तो जो मेंडल्स लॉ और ये वाली चीज़ें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता ये सब में दी हुई है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो लास्ट में हमारे पास जेनेटिक्स में हमारे पास कुछ डोमिनेंसेस की एग्जांपल्स हैं, वो को डोमिनेंस और अदर जो डोमिनेंसेस हैं वो वाली आपने कर लेनी है। और इसके अलावा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कॉमन चीज़ है। ये एमबीबीएस में आप जब जाएंगे तो दोबारा भी आपको ये पढ़ाई जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं उनको आपने सिर्फ रीड कर लेना है, माड़ा माड़ा देख लेना है। जैसे हमारे पास इंसुलिन और बाकी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज बनते हैं और उनके फंक्शन है, वो सिर्फ आपने मोटे मोटे देख लेने। इसके बाद हमारे पास जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, वो आपने उस थ्योरम की जो इक्वेशन है वो आपने अपने जहन में रखनी है, बाकी इजीली हो जाएगा। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में हमारे पास शुरू वाली जो जितनी भी पीटीबी में वो बहुत बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी है इसकी एंड वाली, वो आपने एवोल्यूशन में देख लेनी है। इसके और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं इकोसिस्टम में से, वो आपने जो यूएचएस के सिलेबस में जैसे आपके दिए हुए थे वहीं से आपने कर लेने। इसके लिए फेडरल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल की बुक आपने सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए मस्ट पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।